लिन जिलुओ ने कहा। शायद पूरा ली परिवार भाग चुका है। जनरल झांग ने पूछा, ये बात तुम कैसे कह रहे हो? लिन जिलुओ ने जवाब दिया, अभी विस्तार में जाने का सही समय नहीं है। झांग जनरल, बेहतर होगा कि आप अभी किसी को भेजकर ली परिवार के मुखिया की जांच करवाएं। शायद आपको कोई अनपेक्षित सरप्राइज मिले। जनरल झांग ने कहा, तुम जल्दबाजी मत करो, अभी ली परिवार को मत ढूंढो, पहले मेरे संदेश का इंतजार करो। लिन जिलुओ बोला, ठीक है। जनरल झांग तेजी से वहां से निकल गए। इस बार जो गोल्ड कॉइन्स कमाने का मौका मिला है उसमें मैं अब हिस्सा नहीं लूंगा। सुनो, मैं तुम्हें बताऊं, याजी बॉस सच में बेहद हैंडसम है। वो काली चोगे वाली ड्रेस पूरी तरह ठंडे और घातक ऑरा से भरी थी और उसके चेहरे पर जो डेमन मास्क था वो भले अतिशयोक्तिपूर्ण लगे, लेकिन उसमें एक जबरदस्त शैतानी करिश्मा था। जब उसके हाथ में वो सुनहरी लंबी तलवार प्रकट हुई, उसका तेवर, वो चाल, वो दबदबा, मैं तो लगभग वहीं घुटनों पर गिरकर नतमस्तक हो गया था। थत्त तेरे की, कितना घाटा हो गया। मैं तो सोच रहा था कि बस एक सामान्य लड़ाई होगी। नहीं नहीं, फाइनल मैच मैं किसी भी हालत में देखने जरूर जाऊंगा। याजी तो मोडू शहर का नहीं था। तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो क्या, बस इसलिए कि हम मैच देखने नहीं गए? मुझे लगता है तुमने किसी को यूं ही पकड़ लिया और कहानी बना दी। जरा सामने वाले उस राहगीर भाई को देखो, वो क्या तुम्हारे बनाए हुए कहानी वाले हीरो याजी जैसा नहीं लग रहा? ये तो सचमुच का याजी बॉस है। वाह! कभी भी याजी बॉस को सीधे सीधे मत घूरना। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो शायद एक ही वार में तुम्हारा सिर उड़ जाएगा। चलो जल्दी जल्दी निकलो। लोग डर के मारे छिपने लगे। इसी दौरान लिन गुनगुनाते हुए आराम से वहां से गुजर गया। जैसे ही वो चला गया, सबने एक लंबी राहत की सांस ली, मानो जान में जान आई हो, सुकून मिला हो। दृश्य बदलता है। एक ऊंची इमारत दिखाई देती है। वहीं लिन जिलुओ पहुंच चुका था। भीड़ में हलचल मच जाती है। याजी बॉस आ गए, सब रास्ता छोड़ दो। लोग मुस्कुराकर स्वागत करने लगते हैं। क्योटो ट्रेडिंग स्टोर क्योटो शांगडियन के सामने दशा तनकर आगे बढ़ रहा था। साथ में लिन जिलुओ भी उसके साथ था। लिन जिलुओ मुस्कुराकर बोला, लगता है आगे से दाशा को थोड़ा सभ्य बनना सीखना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। पास खड़ा एक खिलाड़ी घबरा कर बोला, बॉस ने मुझसे बात की। लिन बिना रुके गेम स्टोर के अंदर चला गया, जबकि दाशा वहीं बाहर खड़ा रह गया। अंदर एक ठंडी सिस्टम आवाज गूंजी, प्रिय खिलाड़ी याजी, क्योटो स्टोर में आपका स्वागत है। क्योटो ऑनर बैज, कीमत 2,50,000 गोल्ड कॉइन्स, बाइंग स्टॉक 1 क्योटो ऑनर्डर यूनिफॉर्म, कीमत 20,000 गोल्ड कॉइन्स, स्टॉक 15 क्योटो गार्डियन का प्रतीक, कीमत 15,000 गोल्ड कॉइन्स, स्टॉक 30। यहाँ की चीजें मोडू से ज्यादा महंगी क्यों हैं? टिंग! सिस्टम की आवाज गूंजी। क्योंकि हर शहर का क्षेत्रफल, खिलाड़ियों की संख्या और ज़ॉम्बीज की शक्ति जैसी स्थितियां अलग अलग हैं, इसलिए हर शहर में छिपी वस्तुओं की कीमतें भी अलग होती हैं। पहले से पता होना अच्छा है। कम से कम गोल्ड कॉइन्स बचाने की तैयारी तो कर लेंगे। वैसे भी ये सारे पैसे आधिकारिक सिस्टम और तीनों बड़े परिवारों से ही मिलते हैं। आखिर में एक यूनिफॉर्म और बैज सेट भी लेना होगा। मोडू वाला सेट तो दाशा को दे देंगे। रिफ्रेश, फायर ऑट, फायर फ्लेम पैक्ट, वाटर वेव, वेनम ट्रैप स्क्रॉल। खरीद सफल। कुल भुगतान 20,000 गोल्ड कॉइन्स। खिलाड़ी के पास शेष 64,453 गोल्ड कॉइन्स। एक बार उपयोग होने वाले स्केट शूज, कीमत 500 गोल्ड कॉइन्स, स्टॉक 365। हिडन मास्क, कीमत 1,000 गोल्ड कॉइन्स, स्टॉक 971। वाटर वेव स्क्रॉल, कीमत 4,000 गोल्ड कॉइन्स, स्टॉक 7। फायर ऑथ स्क्रॉल, कीमत 10,000 गोल्ड कॉइन्स, स्टॉक 2। टिंग फूड हीटिंग डिवाइस, कीमत 500 गोल्ड कॉइन्स, स्टॉक 230। खीसी हिडन टैलिस्मन, कीमत 1,000 गोल्ड कॉइन्स, अंड स्टॉक 195। ग्राउंड स्पाइक असॉल्ट स्क्रॉल, कीमत 3,000 गोल्ड कॉइन्स, स्टॉक 14। समस्या ये थी कि उसने जल्दी ही समझ लिया था कि इस शहर में सब कुछ बाकी शहरों से कहीं ज्यादा महंगा है। लेकिन जिसने पहले ही बहुत सारे सामान बेचकर काफी गोल्ड कॉइन्स कमा लिए हों, उसके लिए ये दाम कोई बड़ी बात नहीं थी। तो वो बिना परवाह किए शॉपिंग करता रहा जब तक रात नहीं हो गई। रात के 10 बजे उसने दाशा को बुलाया और बोला, चलो अब फ्राइड चिकन खाने चलते हैं। सड़क पर चलते हुए रास्ते में उन्हें कुछ सैनिक मिले। सैनिकों ने सख्ती से कहा, 10 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं रह सकता, तुरंत घर लौट जाओ। लिन जिलुओ ने पलट कर देखा। सैनिक ने उसे पहचाना और उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। वो तुरंत पीछे हटा और बोला, असल में भूल जाओ, मैंने कुछ कहा ही नहीं। उसका साथी धीरे से बोला,
यार हम तो अभी मरने ही वाले थे। लिन जिलुओ बिना कुछ बोले वहां से आगे बढ़ गया। सीन बदलता है, कैमरा फोकस होता है एक आलीशान मेंशन पर। अंदर एक सफेद बालों वाला नौजवान गुस्से से फर्नीचर तोड़ रहा था। बिजली उसकी हथेलियों से चमक रही थी। वो चिल्लाया, लीवा ने सब बर्बाद कर दिया, हमारी पूरी प्लानिंग चौपट हो गई। उसने गुस्से में अपने एक आदमी की कॉलर पकड़ ली। वो मूर्ख जो उस हरामी से डील कर रहे थे अब सब चुप क्यों हैं? अब बताओ, जब फौज हमारे चारों तरफ है तो हम क्या करेंगे? उसी वक्त एक औरत अंदर आई और बोली, एक टूर्नामेंट प्लेयर आपसे मिलने आया है। सफेद बालों वाले युवक एंड फैमिली हेड ने भौहें उठाई। एक प्लेयर? उसे अजीब लगा पर उसने मिलने की अनुमति दे दी। आखिर वो लड़का ली परिवार से बदला लेना चाहता था, उससे नहीं। लेकिन औरत ने आगे कहा, उसने ये भी संदेश दिया है कि आप क्या वाकई परिवार के मुखिया की कुर्सी संभालना चाहते हैं या नहीं। थोड़ी देर सोचने के बाद एन फैमिली हेड ने मिलने का फैसला किया। वो जानना चाहता था कि लिन जिलुओ का असली मकसद क्या है। कुछ देर बाद सीन कट होता है। एन फैमिली हेड आराम से अपनी कुर्सी पर पैर टिकाकर बैठा है। वो इन परिवार का मुखिया है। लिन जिलुओ अंदर आया और सामने बैठ गया। उसने महसूस किया कि एन फैमिली हेड काफी सतर्क था। एन फैमिली हेड ने बिना वक्त गंवाए कहा, मैं तो हमेशा से ली परिवार की योजनाओं के खिलाफ रहा हूं। तो बताओ तुम यहां क्यों आए हो? लिन जिलुओ मुस्कुराया और बोला, मेरा तुम्हारे परिवार से कोई दुश्मनी नहीं है, पर हमारा दुश्मन एक ही है, ली परिवार। जहां तक मुझे पता है तुम युद्ध के लिए तैयार नहीं हो। लिन जिलुओ हल्के से मुस्कुराया और बोला, तुम गलत समझ रहे हो, मैं यहां लड़ाई की बात करने नहीं आया हूं। मैं बात करने आया हूं एक व्यक्ति की जो तुम्हारे परिवार की मधुमक्खी पालन बी कीपिंग डिवीजन में काम करता है। नाम है पांग गांची। एन फैमिली हेड का चेहरा सख्त हो गया। तुम कहना चाहते हो कि गांची एक जासूस है, ली परिवार का आदमी? उसने तुरंत इनकार किया, ये झूठ है। तुम्हें हमारे तीनों परिवारों की जड़ों के बारे में कुछ नहीं पता। लिन जिलुओ हंसा, मुझे सब पता है। कैसे तुम लोग बच्चों को बचपन से उठाते हो, उन्हें ट्रेन करते हो कातिलों असैसिन्स की तरह, और फिर उन्हें इस्तेमाल करते हो शहर पर कब्जा करने के लिए। और सबसे डरावनी बात, जो भी इन तीन परिवारों से जुड़ा है उस पर एक श्राप कर्स लगा है। वो कभी भी मर सकता है, बिना जाने की क्यों। एंड फैमिली हेड ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा। ये सब बकवास है। लिन जिलुओ ने शांति से कहा, अपना हाथ नाभि के पास रखो और फिर सीने पर 3 बार टैप करो। एंड फैमिली हेड झिझका पर वैसा ही किया। अगले ही पल उसने खून उगल दिया। ये क्या हुआ? वो घबरा गया। लिन जिलुओ ने ठंडे लहजे में पूछा, क्या तुम ली परिवार की कोई टेक्निक सीख रहे हो? एंड फैमिली हेड ने इनकार किया, नहीं, ये हमारी खुद की पारिवारिक तकनीक है, सदियों पुरानी। लिन जिलुओ ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया कि इस आदमी को समझाना आसान नहीं। अपने पिछले जीवन में एंड फैमिली हेड ने यह श्राप तब तोड़ा था जब वो बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ली परिवार ने उसकी बीवी और बच्चे को बंदी बना लिया था। लिन जिलुओ ने मन ही मन ठान लिया, इस बार मैं इसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। एंड फैमिली हेड ने दांत भींचकर पूछा, ये श्राप कैसे तोड़ूं? मेरे पास कितना वक्त बचा है? लिन जिलुओ मुस्कुराया, वो इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कितनी जल्दी ली परिवार से एंटीडोट हासिल करते हो। एंड फैमिली हेड ने गंभीरता से सिर हिलाया, मैं जल्द से जल्द इसका इंतजाम करूंगा। लेकिन लिन जिलुओ झुका और बोला, एक और बात, मुझे एक और घुसपैठिए इन्फिल्ट्रेटर के बारे में भी पता है। एंड फैमिली हेड की आंखें तेज हो गईं। कौन? लिन जिलुओ ने टेबल पर एक दस्तावेज रखा जिसमें ली परिवार के हर जासूस की पूरी सूची थी, लेकिन शर्त थी, इस पेपर की कीमत है 2 लाख गोल्ड कॉइन्स। एंड फैमिली हेड का चेहरा काला पड़ गया, अब तो तुम मुझे लूट ही लो। लिन जिलुओ मुस्कुराया, तो फिर काउंटर ऑफर दो। काफी देर सोचने के बाद एंड फैमिली हेड बोला, मैं ज्यादा से ज्यादा 80,000 गोल्ड कॉइन्स दे सकता हूँ। लिन जिलुओ हल्का हंसा। बातचीत का असली मजा तब आता है जब सामने वाला मजबूर हो, लेकिन उसने ऑफर ठुकरा दिया। 80,000 तो वो रकम है जो तुम वैसे ही खो दोगे जब सब कुछ बिखरना शुरू होगा। रात का सीन। लिन जिलुओ अपने कमरे में था, हाथ में फायर स्क्रॉल ले। इसमें फ्लेम पावर्ड फ्लाइंग कारपेट बनाने की तकनीक थी। क्योंकि वो खुद आग फायर को कंट्रोल करता था, इसका इस्तेमाल उसके लिए बहुत आसान था। सुबह होते होते वो पूरी तरह थक चुका था। उसने रात भर प्रैक्टिस की थी। अब वो अपनी तलवार को आग की लपटों से ढक सकता था। उसने एक झटके में तलवार चलाई, हवा जल उठी, फिर उसने वही तलवार टेबल पर मारी। टेबल लावा की तरह पिघल गया। वो मुस्कुराया, बुरा नहीं। उसने बिग इडियट को बुलाया। अब फाइनल मैच की तैयारी शुरू थी। स्टेडियम के बाहर भीड़ जमा थी। लोग दांव लगा रहे थे कि इस बार कौन जीतेगा। तभी मैसेज आया, सभी फाइनलिस्ट तुरंत बूथ में प्रवेश करें और तैयारी करें। जांग युआन ने आवाज लगाई, भाई तुम्हारी रिक्वेस्ट के बारे में मैंने लीडर से बात कर ली है। वो टूर्नामेंट के बाद तुमसे मिलना चाहते हैं। लिन जिलुओ मुस्कुराया, ठीक है, पर मन ही मन सोचा, ये तो बढ़िया मौका है थोड़ा अधिकारियों से वसूली करने का। वो ग्लोब की तरफ बढ़ा, हाथ रखा और तुरंत टेलीपोर्ट हो गया। टूर्नामेंट के नियम साफ थे, जो जीतेगा वही आगे बढ़ेगा, जो हारेगा बाहर। उसका पहला प्रतिद्वंदी नंबर था 013। मैदान में उतरते ही
सामने वाला आदमी घमंड से बोला, मेरे डैगर पर झर लगा है, संभल के रहना। पर जैसे ही उसने देखा कि सामने लिन जिलुओ है, वो तुरंत घुटनों पर गिर गया। माफ करना भाई, मैं नहीं लड़ूंगा, सिस्टम ने घोषणा की। लिन जिलुओ विजेता। 2 पॉइंट मिले। भीड़ में चर्चा थी। सामने वाला तो 0.1 सेकंड में ही हार मान गया। कमेंटेटर बोला, लगभग रिकॉर्ड टाइम। भीड़ हंसी से गूंज उठी। पर एक गंजा आदमी था जो लिन जिलुओ को बहुत ध्यान से देख रहा था। सीन आगे बढ़ता है। टूर्नामेंट की बाकी फाइट्स शुरू होने से पहले क्योटो सेफ जोन के दक्षिण पूर्व कोने रात के 8:30 बजे लोग ज़ॉम्बियों से लड़ने की तैयारियों में लगे हुए थे। कर्मी संख्या गिन ली गई है क्या? रिपोर्ट जनरल झांग। फिलहाल हमारे पास कुल 50,000 युद्ध करने योग्य लोग मौजूद हैं। उनमें से लगभग 20,000 सैनिक हैं। एन परिवार और यून परिवार ने मिलकर 15,000 की युद्धक शक्ति भेजी है। बाकी जो बचे हैं वे भर्ती किए गए वॉलंटियर, मर्सिनरी ग्रुप और छोटे छोटे संगठन हैं। मिलाकर करीब 15,000 लोग। जनरल झांग ने पूछा, बस इतना ही? बाकी में करीब 1 लाख लॉजिस्टिक्स और सपोर्ट स्टाफ हैं, पर उनकी क्षमता बहुत कम है। इन्हें युद्धक शक्ति के रूप में नहीं गिना जा सकता और समय भी बहुत तंग है। बाहर जाकर एरिया क्लियर करने और ज़ॉम्बियों को हटाने वाले लगभग 1 लाख खिलाड़ी और सैनिकों का मिला जुला डिवीजन वापस नहीं आ पाएगा। जनरल ने अपनी आंखें बंद कर लीं। ऐसा लगा वह गंभीर सोच में डूब गए हैं और बोले, काफी नहीं है। अगर वे लोग सुरक्षित क्षेत्र में हैं तो ज़ॉम्बी की लहर उतनी भयानक नहीं होगी। किसी ने कहा, जनरल झांग, ज्यादा मत सोचिए, शायद ज़ॉम्बी की लहर असल में इतनी भी नहीं होगी। भाई लोग यहां हैं, किसी भी हाल में हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अब हालत ऐसी हो चुकी है कि दूसरे विकल्प भी बाकी नहीं है। दक्षिण और पश्चिम को 20,000 सैन्य कर्मियों ने कड़ी तरीके से संभाला हुआ है। पूर्व दिशा एन परिवार और यून परिवार को सौंप दो। अगर उत्तर दिशा से ज़ॉम्बी आई तो पूर्व दिशा के लोगों को तुरंत वहां सहायता के लिए भेज देना। याद रखना, सतर्क रहो। एन परिवार और यून परिवार के लोग शायद आदेशों को मानने में कठिनाई करें, लेकिन बिखरे हुए स्वतंत्र सैनिकों का नियंत्रण हर हाल में हमारे हाथ में होना चाहिए। जी जनरल। तभी सिस्टम की घोषणा गूंजी, क्योटो क्षेत्र में ज़ॉम्बी की लहर जल्द ही आने वाली है। यह हमला 5 घंटे तक चलेगा। कृपया क्योटो सेफ जोन अपनी रक्षा तैयारियां पूरी कर ले। अब सेफ जोन पतन की शर्तें घोषित की जाती हैं। सेफ जोन की किसी भी इमारत के बाहर के 10 मीटर के दायरे में अगर पर्याप्त ज़ॉम्बी प्रवेश कर जाते हैं तो उसे पतित फॉलन माना जाएगा। पतन के बाद वह इमारत 7 दिन बाद फिर से पुनः निर्मित होगी। अगर कुल गेम इमारतों में से 50% से ज्यादा पतित हो जाती हैं तो पूरा सेफ जोन पतित माना जाएगा। अगर सेफ जोन के कुल खिलाड़ियों में से 50% मर जाते हैं तो सेफ जोन पतित माना जाएगा। सेफ जोन के केंद्र यानी क्योटो चौक पर एक एनर्जी क्रिस्टल प्रकट होगा। अगर ज़ॉम्बी ने उस क्रिस्टल को छू लिया तो तुरंत पूरा सेफ जोन पतित माना जाएगा। ध्यान दें, सेफ जोन पतित होने पर सभी खिलाड़ियों का स्तर 3 लेवल घटेगा। क्योटो क्षेत्र के सभी खिलाड़ियों का लेवल 1 घटेगा। 1 महीने तक ज़ॉम्बी मारने या मिशन पूरा करने पर मिलने वाले इनाम 30% कम हो जाएंगे और वस्तुएं खरीदने, डंगोनन में जाने या ट्रांसफर जॉब करने के लिए सोने की लागत 50% बढ़ जाएगी। सेफ जोन पतित होने के बाद उसके चारों ओर की सीलें खत्म हो जाएंगी और बचे हुए खिलाड़ी बाहर भाग सकते हैं। अगर ज़ॉम्बी की लहर खत्म हो जाती है या सभी ज़ॉम्बी मारे जाते हैं तो इसे सेफ जोन की रक्षा सफलता माना जाएगा। सफल रक्षा के बाद खिलाड़ियों को कई विशेष इनाम मिलेंगे। रक्षा के दौरान जो खिलाड़ी ज़ॉम्बी मारेंगे उन्हें ज़ॉम्बी की ताकत के आधार पर वीरता अंक मेरिट पॉइंट्स मिलेंगे। इन अंकों से वीरता अंक दुकान में महंगे इनाम खरीदे जा सकेंगे। वीरता अंक रैंकिंग सूची भी जारी की जाएगी और रक्षा सफलता के बाद सूची में ऊपर रहने वाले खिलाड़ियों को अतिरिक्त वीरता अंक पुरस्कार दिए जाएंगे। जनरल झांग ने उस दिशा में देखा जहां से ज़ॉम्बी आने वाले थे। दूसरी ओर क्योटो चौक पर एक नीला एनर्जी क्रिस्टल आसमान में चमकता हुआ प्रकट हुआ। सभी लोग रुककर उसकी ओर देखने लगे। सिस्टम ने सभी को नई सूचना दी, मेरिट पॉइंट्स रैंकिंग लिस्ट। सभी चौंक गए। जल्दी करो, पहले नहीं कहा गया था कि युद्धक शक्ति रैंकिंग में ऊपर वाले खिलाड़ी यहीं रहें। सबसे ताकतवर कुछ लोगों को क्योटो चौक के एनर्जी क्रिस्टल की रक्षा के लिए भेजो, बाकी लोग दूसरी इमारतों की सुरक्षा संभालें। एक सैनिक बोला, जनरल झांग, तो वो याजी और दाशा
क्या हम उन्हें बुलाएं? जनरल ने ठंडी नजरों से जवाब दिया। क्या मैं उन्हें आदेश दे सकता हूं? जो सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए वो मत पूछो, जल्दी आदेश पहुंचाओ। जी समझ गया। सीन शिफ्ट होता है लिन जिलुओ की ओर। वह अपने वाटर एलिमेंट के साथ ध्यानपूर्वक प्रैक्टिस में लगा हुआ था। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी। बधाई हो खिलाड़ी याजी, तुमने किंग सम्राट के प्रोफेशनल फीचर के माध्यम से नया स्किल सीख लिया है, जल तरंग। जल तरंग यह एक मैज क्लास स्किल है जिसमें मानसिक ऊर्जा खर्च करके एक वाटर डिस्क तैयार किया जाता है। जब यह डिस्क फेंकी जाती है तो जमीन पर जाकर एक निश्चित क्षेत्र में भंवर जैसी जलधारा बनाती है, जो उस क्षेत्र में मौजूद दुश्मनों को हल्का नुकसान, स्पीड में कमी और भंवर के केंद्र की ओर खींचने का प्रभाव देती है। लिन जिलुओ मुस्कुराया। कमाल है, यही तो चाहिए था मुझे, एक बड़ा एरिया कंट्रोल स्किल, जॉम्बी के झुंड साफ करने के लिए एकदम परफेक्ट। तभी सिस्टम की टोन फिर से बज उठी। टिंग, पता चला है कि जिस सेफ जोन में होस्ट मौजूद है वह जल्द ही जॉम्बी लहर के हमले का सामना करने वाला है। मिशन जारी किया जा रहा है, पूरा दम लगाओ। मिशन पूरा दम लगाओ। मिशन विवरण। क्योटो सेफ जोन अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है और इसी बीच उस पर जॉम्बी की लहर का हमला हो गया है। दोनों पक्षों की ताकत में भारी अंतर है। मिशन की शर्त, क्योटो सेफ जोन को जॉम्बी लहर से सफलतापूर्वक बचाना होगा और होस्ट को वीरता अंक रैंकिंग में पहला स्थान हासिल करना होगा। मिशन पुरस्कार, 2 रैंडम गोल्डन फिंगर, सिस्टम स्किल और एक गोल्ड लेवल इक्विपमेंट। समय सीमा कोई नहीं। लिन जिलुओ भौहें चढ़ाकर बुदबुदाया। दोनों पक्षों में इतना अंतर, क्या सिस्टम ने मुझे भी उसी कमजोर पक्ष में गिना है, या फिर यह जॉम्बी लहर दिखने से कहीं ज्यादा ताकतवर है? इसी बीच दाशा, जो दोनों हाथों में चिकन लेग पकड़े बैठा था, बेफिक्री से खा रहा था। लिन जिलुओ पीछे से आया। उसका कंधा ठपठपाते हुए बोला, दाशा उठो, काम आ गया है, अब खाने का टाइम नहीं। दाशा ने चिकन हड्डी फेंकी। दोनों नीचे सीढ़ियां उतरते हैं और बाहर की ओर निकल जाते हैं। तभी सिस्टम की आवाज फिर से गूंजी। जॉम्बी की लहर आने वाली है, तो सभी खिलाड़ी अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करें। और उसके सामने हवा में एक लाल गोला बनता चला गया। अगले ही पल उस गोले से एक विशाल जॉम्बी सेना प्रकट हुई। हर एक जॉम्बी के सिर के ऊपर एक छोटी सी सिस्टम विंडो तैर रही थी। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो वो अंतहीन झुंड शहर की ओर टूट पड़ा हो। जनरल झांग ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और आदेश दिया, सभी तैयार हो जाओ, आगे बढ़ो। अचानक आसमान से एक सोने जैसा चमकदार तारा नीचे गिरा, जो जॉम्बियों के बीच फट पड़ा। वहां से बर्फीली ऊर्जा फूटी और सैकड़ों जॉम्बी वहीं जम गए। इसी दौरान विशाल स्लाइम मॉन्स्टर बुलाए गए, जो भीड़ को रोकने में मदद करने लगे। सेना लगातार आगे बढ़ रही थी। मैंने सोचा था वे सिर्फ बंदूकें चलाएंगे, पर लगता है उनके पास भी मैजिक पावर थी। फिर भी कुछ बदकिस्मत लोग, जिनमें कोई प्रतिभा नहीं थी, उन्हें सीधे जॉम्बियों के सामने जाकर लड़ना पड़ा और वे वहीं अपनी जान गंवा बैठे। दूर एक ऊंचे टावर से जनरल झांग युद्ध का दृश्य देख रहे थे। एक अधिकारी ने रिपोर्ट दी, फिलहाल हम मोर्चा संभाले हुए हैं सर। जनरल ने आदेश दिया, तीसरी डिफेंस लाइन को पीछे हटाओ और आराम करने दो, दूसरी लाइन को आगे भेजो। तभी एक और रिपोर्ट आई, सर उत्तरी इलाके में करीब 7,000 जॉम्बियों का नया झुंड दिखा है, वहां तुरंत सहायता चाहिए। जनरल का चेहरा गंभीर हो गया। वह बोला, पूर्व दिशा की स्थिति बताओ। अधिकारी ने उत्तर दिया, सर अभी जानकारी अधूरी है, लेकिन हमें पता है कि लिन जिलुओ वहां है। हालांकि दाशा को किसी ने नहीं देखा। जनरल झांग ने माथा सिकोड़ते हुए कहा, क्या वह पागल लड़का वाकई अकेले उस झुंड से लड़ने वाला है? उसने अधिकारी को और सूचना जुटाने भेजा और खुद दूर से बढ़ती सेना को देखने लगा। उसी समय एक युवा सैनिक बोला, अगर मैं मरूंगा भी तो शान से मरना चाहता हूं। पूर्वी दीवार पर खड़े सैनिकों ने भी अपनी तलवारें कस लीं। उनके चेहरे पर वही जज्बा था, देश की रक्षा के लिए प्राण दे देंगे। अचानक एक सैनिक टेंट से बाहर दौड़ा और चिल्लाया, लिन जिलुओ अकेला युद्ध में कूद गया है। वह दीवार के ऊपर से छलांग लगाता है, हाथ में तलवार थामे जॉम्बियों के बीच जा गिरता है। सैनिक चिल्लाए, ये बहुत खतरनाक है, रुक जाओ। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह कौन है, तो वफादार सैनिक चुपचाप पीछे हट गए, क्योंकि वे जानते थे उसे रोका नहीं जा सकता। लिन जिलुओ ने अपनी तलवार घुमाई और उससे आग की लहर निकली, जो पूरी जॉम्बी सेना को लपटों में घेर गई। सिर्फ 1 सेकंड में पूरा इलाका धुएं से भर गया। लेकिन लिन जिलुओ नहीं रुका। वह लगातार आगे बढ़ता गया, भीड़ को चीरता हुआ लड़ता गया। दीवार पर खड़े सैनिकों ने जब यह नजारा देखा तो उनके दिल में एक ही बात आई, हम कायर हैं और वो सच्चा योद्धा। एक एक करके सब लोग बेस छोड़ने लगे, कहते हुए, हम उसे अकेले सब कुछ झेलने नहीं दे सकते।
पूरा सैनिक दस्ता आगे बढ़ा और ज़ॉम्बियों को काटना शुरू कर दिया। युद्ध के उस कोहराम के बीच लीन जिलुओ अपनी जगह पर खड़ा वाटर वॉर्टेक्स बना रहा था, जो हर तरफ से आ रहे अनडेड को अपनी ओर खींच रहा था। उसकी ऊर्जा लगातार घट रही थी, क्योंकि वह लगातार मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था। इसलिए उसने पास से एक छोटी कुर्सी और चाय का कप निकाला। थोड़ी देर बैठकर अपनी स्प्रिट एनर्जी वापस पाने लगा। तभी एक विशाल ज़ॉम्बी ने झर भरा हमला किया। लिन जिलुओ ने चाय का कप शांति से बंद किया और अगले ही पल उसकी परछाई उस ज़ॉम्बी के पीछे प्रकट हुई। उसने एक जोरदार किक मारी, जिससे दानव सीधा दूर जा गिरा। फिर उसने अपनी तलवार से एक और ज़ॉम्बी को चीर डाला और धीरे से कहा, अब भी बहुत आसान है। पर पीछे से और ज़ॉम्बी आने लगे। उसने हाथ फैलाया और वाटर वॉर्टेक्स फिर से एक्टिवेट किया। सैकड़ों ज़ॉम्बी उसकी जलधारा में फंस गए। जैसे ही सब एक जगह इकट्ठा हुए, उसने एक फायरबॉल बुलाया और उसे फोड़ दिया। पूरा झुंड आग में जलकर राख हो गया। वह वहीं खड़ा था, धुएं के बीच, जबकि सैनिक उसे देखकर स्तब्ध रह गए। और तभी सिस्टम ने घोषणा की, लेवल अप। वह एक और स्तर ऊपर पहुंच गया। भीड़ के बीच एक दाढ़ी वाला ज़ॉम्बी खड़ा था। वह उलझन में था। कैसे एक अकेला इंसान इतनी सारी राक्षसी आत्माओं से लड़ सकता है? उसे चिंता होने लगी कि अगर यह यूं ही चलता रहा तो शायद उसे पूरे झुंड का एक चौथाई हिस्सा बलिदान करना पड़ेगा, सिर्फ इस एक इंसान को खत्म करने के लिए। पर उसे यह भी पता था, अगर देर हुई तो मदद पहुंच जाएगी और उसकी पूरी योजना धराशायी हो जाएगी। यह ऑपरेशन एक इंसान की वजह से फेल नहीं हो सकता था, क्योंकि उसके मॉडिफाइड ज़ॉम्बी असरदार नहीं थे। इसलिए उसने आदेश दिया, जितने भी प्राणी बचे हैं सबको एक साथ भेज दो। इसी बीच लिन जिलुओ ने दुकान से एक डिस्ट्रैक्शन स्केयरक्रो खरीदा। जैसे ही उसने उसे जमीन पर रखा, ज़ॉम्बी उस पुतले की ओर टूट पड़े और वह खामोशी से दूसरी दिशा में निकल गया। लेकिन मुसीबत यह थी कि कुछ ज़ॉम्बी अब सिटी गेट्स की ओर बढ़ने लगे थे। उसकी ताकत बहुत थी, फिर भी हर दिशा से आती भीड़ को वह रोक नहीं पा रहा था। लग रहा था कि उत्तर दिशा की दीवार अब टूटने ही वाली है। वह नीचे झुका, छलांग लगाई और हवा में रहते हुए सिटी मेडलियन एक्टिवेट किया। साथ ही उसने एक स्पिरिचुअल पोशन भी पी लिया। तुरंत ही मेडलियन से बैंगनी आभा निकलने लगी। ज़ॉम्बी डर के मारे पीछे हटने लगे। आकाश में एक सोने की बिजली चमकी और जब उसने उंगली से इशारा किया तो वो बिजली उनके बीच जा गिरी। पूरा मैदान हिल उठा। सैनिकों ने इस दृश्य को देखकर कहा, यह तो कोई दिव्य संकेत है। लिन जिलुओ नीचे उतरा और मेडलियन के असर को देखने के लिए उत्सुक हुआ। ज़ॉम्बी सेना के बीच एक बैंगनी बिजली से घिरी आत्मा उभर आई थी। वह देखने में जैसे किसी देवदूत की छवि हो। सैनिक डर के मारे भाग गए, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि वह आत्मा दुश्मन है या रक्षक। लिन जिलुओ बस चुपचाप देखता रहा। उस आत्मा का अस्तित्व अद्भुत था, लेजेंडरी रैंक की प्राणी। उसकी आंखों में बुद्धि झलक रही थी, जैसे वह लिन जिलुओ को पहचानती हो। पर समय नहीं था सोचना। चारों ओर फिर से ज़ॉम्बी फैल चुके थे। उसने अपने माइंड कंट्रोल से उस आत्मा को आदेश दिया, सीधे उन दानवों में कूदो। अगले ही पल एक बिजली की लहर पूरी सेना में दौड़ गई। सैकड़ों प्राणी जलकर राख बन गए। लिन जिलुओ समझ गया, बिजली तत्व ही इन राक्षसों का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो बुलाया गया ड्रैगन लगातार बिजली छोड़ता रहा। चारों ओर मौत और तबाही फैलती रही। ज़ॉम्बी तड़पते हुए गिर रहे थे और वह छोटा ड्रैगन मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे इस विनाश में आनंद मिल रहा हो। थोड़ी देर में सब शांत हो गया। कोई भी जीवित नहीं बचा था। लिन जिलुओ का लेवल 2 बार बढ़ा। अब वह लेवल 26 पर पहुंच गया। पूरा शहर युद्ध में जल रहा था। ज़ॉम्बी एक के बाद एक गिरते जा रहे थे। धीरे धीरे धुंध हटने लगी और वह बिजली आत्मा एक क्रिस्टल में बदलकर टूट गई। पर उससे पहले लिन जिलुओ एक बार और लेवल अप कर चुका था, लेवल 27। बाकी खिलाड़ी खुश थे कि एनर्जी क्रिस्टल सुरक्षित रहा। एक लड़की हैरान थी कि शीर्ष खिलाड़ी सीधा लेवल 27 पर पहुंच गया। लिन जिलुओ को 2 नए आइटम मिले, एक थंडर एलिमेंट और नर्ब, जो एलिमेंट प्रेडिक्शन और ट्राइग्राम्स सुधारने में काम आता था, और दूसरा ड्रैगन स्केल, जो उसकी हेल्थ रीजनरेशन बढ़ाता था और बिजली हमलों को और शक्तिशाली बनाता था। उसने सोचा, अगर मैं हर बार ड्रैगन बुलाऊं और हर बार एक स्केल निकाल सकूं तो शायद पूरी आर्मर बना लूं। लेकिन शहर में अब भी कुछ ज़ॉम्बी बचे थे, हालांकि वे अब और भी सावधान थे। समस्या यह थी कि ड्रैगन ने सबको इतनी बुरी तरह मिटा दिया कि उसे कोई आइटम ड्रॉप तक नहीं मिला। उसने तुरंत ड्रैगन स्केल एक्टिवेट किया। वह उसकी छाती में समा गया और वहां एक ड्रैगन एम्बलम उभर आया। उसके स्टैट्स और रिजनरेशन दोनों बढ़ गए। ज़ॉम्बी पीछे हट चुके थे, तो उसने तय किया कि अब अगली दिशा की ओर बढ़ना चाहिए। सैनिक उसके साथ लड़कर गर्व महसूस कर रहे थे, हालांकि कई अपने साथियों के लिए शोक में थे। फिर भी अब सबको दूसरे इलाकों की मदद के लिए तैयार होना था। क्रिस्टल डिफेंडर्स जब मेरिट रैंकिंग देखने लगे तो सभी दंग रह गए। एक लड़की बोली, टॉप खिलाड़ी का लीड तो हद से ज्यादा है। उसी समय
शहर के एक और हिस्से में एक चमगादड़ जैसी दानवी प्राणी तेजी से पास आ रही थी। केवल मैजिस ही उसका सामना कर सकते थे, इसलिए उन्होंने आसमान में मंत्र चलाने शुरू किए। वहीं दूसरे मोर्चे पर जनरल पूछ रहा था, क्या मदद के लिए कोई भेजा गया? हम नियंत्रण खोने वाले हैं। इतने में जमीन हिली और धुएं के बीच से विशाल ज़ॉम्बी बाहर निकलने लगे। सैनिक और खिलाड़ी साथ साथ लड़ रहे थे। तलवारें इन राक्षसों पर असर नहीं कर रही थीं। आसमान में फायरबॉल और मैजिक स्पेल्स चमकने लगे। आगे से एक और राक्षसों की लहर आ रही थी। जनरल चिल्लाया, इस जगह को किसी कीमत पर मत छोड़ना। क्रिस्टल बस पीछे है। सैनिकों ने ढालें उठाई और दीवार बना ली। मैजिस फायरबॉल फेंकते रहे, लेकिन एक दैत्य ने अपनी विशाल मुट्ठी झटकी और पूरा दस्ते का दस्ता उड़ गया। ढालें अब मदद की बजाय बोझ बन चुकी थीं। जनरल ने फिर पुकारा, डटे रहो, मदद पहुंच रही है। तभी कलाकारों मेजिस ने एक नया प्राणी बुलाया, ट्रांसपेरेंट ज़ॉम्बी। वह इतना अदृश्य था कि कोई देख नहीं पा रहा था। सैनिकों ने तुरंत पानी जमीन पर फेंका ताकि उसके पैरों के निशान दिख सकें। तभी हवा में से एक घूमता हुआ हथौड़ा निकला और सड़क पर जाकर धमाके से गिरा। उस अदृश्य दानव को चूर चूर कर गया। सबकी नजर ऊपर गई। वहां दाशा था, जो अपनी ही मस्त चाल में खड़ा था। वह दरअसल लिन जिलुओ के कंट्रोल में था, जो पास में ही खड़ा था ताकि क्रिस्टल सुरक्षित रहे। वह आगे बढ़ा, विशाल ज़ॉम्बियों और अदृश्य दानवों दोनों को काटते हुए। उसकी एंट्री ने सैनिकों के दिलों में फिर से उम्मीद जगा दी। अचानक एक परछाई बिजली की रफ्तार से क्रिस्टल की ओर बढ़ी। उसकी त्वचा रंग बदलते हुए झिलमिला रही थी।